In a solution of silver nitrate, a copper plate was dipped. After some time, silver from the salt solution was deposited on the copper plate. Which metal is more reactive, copper or silver? तो हमें तो रिएक्टिविटी सीरीज याद है, हम रिएक्टिविटी सीरीज में बोलते हैं कि जो सिल्वर है वो कॉपर के नीचे लाई करती है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। पहली चीज़ तो ये कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारे पास सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट में a copper plate was dipped. After some time, silver from the solution was deposited on the copper plate. उसके बाद लगता है कि इस सॉल्यूशन में से जो कुछ सिल्वर है वो इस कॉपर पर डिपॉजिट हो गई है। तो विच मेटल इज मोर रिएक्टिव? तो हम ये जानते हैं कि जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट कराऊंगा, तो कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सिल्वर गोल्ड ये दो एक ही तो एलिमेंट हैं जो कॉपर के नीचे आते हैं, बाकी सब तो इसको ही डिस्प्लेस करते रहते हैं, सब इससे ही ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो कॉपर इसको सिल्वर को बड़े आराम से डिस्प्लेस कर देगा। अब उसके बाद जरा इसका आंसर देखिए आप। आंसर क्या है? आंसर है वी नो दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हियर कॉपर मेटल इज डिस्प्लेसिंग सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हिच देन गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट। देयरफॉर कॉपर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर मेटल। तो साफ समझ में आता है कि कॉपर ने क्या करा, कॉपर ने इसको सिल्वर को हटा दिया, कॉपर ने इसको सिल्वर को हटा दिया और खुद नाइट्रेट के साथ कंबाइन कर गया। तो जब वो सिल्वर हटा है तो वो सिल्वर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा? वो उस कॉपर प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ हुआ हमको नजर आएगा। समझ गए? चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। ठीक। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में ये आती है कि कॉपर प्लेट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप कर दी गई थी। ठीक है। तो ये लगता है कि भाई फिर तो रिएक्शन ऐसा हो गया ना, CuNO3 होल ट्वाइस है ना, कॉपर ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और सिल्वर अलग हो गई है ना। तो फिर कॉपर तो बचा नहीं, कॉपर नाइट्रेट बचा ना। तो क्या है कि कॉपर कितना रिएक्ट करेगा, मतलब कितना कॉपर बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, जितनी नाइट्रेट की क्वांटिटी होगी यहाँ पर। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा पानी है, उस थोड़े से पानी को मामूली सा पानी, उस मामूली से पानी में मैंने इतना सारा नमक लाकर भर दिया और मैं ये कह दूँ कि ये बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। हम ये कहेंगे वो सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं बनेगा। उसमें क्या है कि नीचे का जितना भी सॉल्ट है वो तो सारा पानी में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन बाकी का सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। वहीं अगर आप चाहें कि पूरे का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो फिर मुझे बहुत सारा पानी लेकर आना पड़ेगा उस सॉल्ट में घोलने के लिए, तब वो सारा सॉलिड सॉल्ट जो है वो पूरा का पूरा वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। ऐसा होता है। तो इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन है और उसके अंदर हमने बड़ी सी एक कॉपर की प्लेट को डिप कर दिया। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन है, उस थोड़े से सॉल्यूशन में जितना कॉपर चाहिए था उतने कॉपर ने तो कॉपर नाइट्रेट बना दिया, उतने कॉपर ने तो कॉपर नाइट्रेट बना दिया। अब इतनी बड़ी प्लेट थी, उस प्लेट का बाकी का कॉपर तो बचा ना। तो वो जो बाकी का कॉपर है उसके ऊपर जो सिल्वर डिस्प्लेस हुआ है, जो सिल्वर यहाँ से NO3 में से हटाया गया है, वो जाएगा कहाँ? उसी रिएक्शन में रहेगा, उसी फ्लास्क में रहेगा जिस फ्लास्क में कॉपर प्लेट को आपने डिप करा था। तो वो जो सिल्वर डिस्प्लेस हुआ वो उस बची हुई कॉपर प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा पाउडर्ड फॉर्म में या थोड़ा बहुत स्टिकी फॉर्म में चिपका हुआ नजर आएगा। ठीक है। सिल्वर का कलर अलग ही होता है, सिल्वर अपने आप में ही एक कलर बोला जाता है, तो वो हमको आराम से नजर आ जाएगा। पेज नंबर 15 है बेटा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए पेज नंबर 15 पर ही नीचे दूसरा क्वेश्चन है। अब ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। आयरन पॉट मतलब लोहे का एक मटका है, लोहे का एक घड़ा है बड़ा सा, है ना। और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? उसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी कम है, कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी कम है, तभी तो उसके अंदर आयरन पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी कम है। अब आगे सुनना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। After a few days, the iron pot was found to have a number of holes in it. कुछ दिनों बाद हमें ये दिखाई देता है कि वो जो आयरन पॉट है उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हमको दिखाई देता है। अच्छा, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस। तो इसका मतलब क्या है
कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को किस में भर दिया था, आयरन के पॉट में, लोहे के मटके के अंदर भर दिया था। तो आयरन का पॉट तो कम्प्लीटली आयरन का ही बना हुआ है, तो Fe, सिर्फ Fe, तो Fe, और उसके अंदर क्या भर दिया था, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने के लिए मिलेगा कि जब हम आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम सब जानते हैं कि आयरन जो है वो कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो बड़े आराम से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन कितना आयरन, अरे भाई जितने की ज़रूरत है। अब मटका तो बहुत बड़ा है, उसमें पता चला आपने 2 कटोरी है, जरा सा आपने 2 चम्मच उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो जितने पोर्शन में कॉपर सल्फेट टच कर रहा है उसको, फॉर एग्जांपल इस तरह से आप ये समझिए कि ऐसे तो ये पॉट है, ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ तक कॉपर सल्फेट भर रखा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आयरन का पॉट, आयरन पॉट यानी कि Fe, इसका मटेरियल क्या है Fe, और ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या है, कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये हो गया कॉपर सल्फेट। अब देखिएगा कि आयरन जो यहाँ पर जितना भी कॉपर सल्फेट है वो कॉपर को, ये जो इतना पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लोहा है जो टच कर रहा है, ये कॉपर को डिस्प्लेस करना शुरू करेगा, ठीक है, ये कॉपर को डिस्प्लेस करना शुरू करेगा। मतलब कि ये जो आयरन है ये क्या करेगा, ये कॉपर को हटाएगा और सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक, तो ये क्या बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो गया। अब क्या होगा कि वो जो कॉपर अलग हुआ तो कॉपर के बारीक बारीक से ग्रेन्यूल्स वो तो अंदर पड़े रहेंगे, इसके अंदर लोहे के मटके के अंदर कॉपर के बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स अलग हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ से मान लीजिए इस हिस्से में से जरा सा आयरन निकला और उसने कॉपर को डिस्प्लेस करा, तो यहाँ पर जब वो यहाँ से निकला तो यहाँ होल हो गया, जिस जगह से आयरन निकला वहाँ पर होल हो गया, यहाँ से आयरन निकला वो इस कॉपर के साथ, कॉपर को उसने डिस्प्लेस करा, सल्फेट के साथ कंबाइन कर दिया, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो रिएक्शन भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए, पैन हटाना जरा, तो वायर खींच गया, तो ऐसा होगा कि ये जो आयरन है वो आयरन के जब छोटे 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 होल्स हो गए यहाँ पर आयरन पॉट में, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था भी बचा हुआ वो बहकर निकल जाएगा, तो रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिएगा वही लिखा है यहाँ पर, वी नो दैट आयरन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल, so when a solution of copper sulfate was kept in an iron pot, then iron being more reactive displaces copper of copper sulfate solution to form copper metal and iron second sulfate solution, copper metal and iron second sulfate solution। second sulfate क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयरन की वैलेंसी भी 2 और सल्फेट की वैलेंसी भी 2, तो इसका 2 इसके साथ आ जाएगा और इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, तो यानी कि 2 वैलेंसी वाला आयरन क्या कहलाएगा, आयरन सेकंड सल्फेट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, FeSO4, ठीक। अच्छा, तो रिएक्शन यही लिखा हुआ है यहाँ पर, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस एक्वस, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 16 पर आ जाइए। Since the iron metal taking part in this displacement reaction is being taken from the iron pot, वो जो iron metal है वो कहाँ से मिल रहा है, तो उस iron pot में से मिल रहा है, so holes are formed at those places in the iron pot from where iron metal has dissolved to form आयरन सेकंड सल्फेट। तो जहाँ जहाँ से लोहा निकला और उसने कॉपर को डिस्प्लेस करा, जहाँ जहाँ से लोहा निकला वहीं वहीं पर छेद हो गया, समझ गए, ठीक है। तो इस वजह से इसमें होल्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 16 पर है अब हम, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट, कि जब जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट में हम डिजॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ कि हमने जिंक को डिसॉल्व कर दिया आयरन सल्फेट में, FeSO4 में, जरा देखकर बताइए क्या था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, क्या था, केयरलेस ज़ेब्रा है ना, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर से गोल्ड। तो जिंक जो है वो इससे ऊपर है या नीचे है ना, तो जिंक तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe। उन्होंने बोला है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। हाँ जी, ये वाला जो रिएक्शन है ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का कलर है
और जो कंपाउंड्स का कलर है वो कलर आपसे पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कलर, ठीक है। तो देखिएगा जो आयरन सेकेंड सल्फेट होता है ना, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है, लिखा हुआ है रिएक्शन में, नोट्स में देख लेना, ग्रीनिश येलो, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। और जो जिंक होता है दैट इज सिल्वरी वाइट, सिल्वर भी ज़्यादा ही चमकता हुआ सिल्वर, यानी कि वाइट की तरफ जाता हुआ सिल्वर कलर। और जब जिंक सल्फेट बनता है तो इसका कोई कलर ही नहीं होता, पानी के जैसा होता है, ये कलरलेस। और जो आयरन है, आयरन बनता है यहाँ पर ग्रे कलर का, ठीक है। So when zinc is added to a solution of iron second sulfate, then the greenish color of iron second sulfate solution fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution, and iron metal is deposited on zinc. तो आयरन मेटल जो है वो जिंक पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल, अभी तक आप ये देखिए कि अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चंस करे हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है, ठीक है। तो मेटल्स पर अगर क्वेश्चन आता है ना, तो मेटल्स में बहुत मतलब मेजर प्रोबेबिलिटी 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखने में बड़े से लगेंगे, कुछ ऐसे आएंगे जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन वाले क्वेश्चन है कि एक आयरन पॉट है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया गया, या एक कॉपर का पॉट है, उसके अंदर सिल्वर डाल दी गई। तो इस तरीके से ऐसे रिएक्शंस आते हैं। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। भाई ऐसे ही देख लो, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही देख लो, 4 पार्ट्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो जैसे ये पार्ट है NaCl एंड कॉपर मेटल, NaCl एंड कॉपर मेटल, NaCl प्लस कॉपर, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें? नहीं होगा, क्योंकि जो अकेला मेटल है ना, ये अकेला मेटल देखा जाता है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। अगर ये इससे सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता तो डिस्प्लेस कर देता, तब होता डिस्प्लेसमेंट। अभी कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। बी पार्ट देखें, बी पार्ट में बोल रहे हैं MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम। बता दो भाई, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन, ठीक। सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट में क्या है कि FeSO4 प्लस सिल्वर मेटल, ये तो वैसे ही पता है, सिल्वर बेचारा कॉपर से भी कमजोर है, तो आयरन को क्या डिस्प्लेस करेगा? नो रिएक्शन, यहाँ पर भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। AgNO3 एंड कॉपर मेटल, यहाँ तो भाई कॉपर है, कॉपर को एक दो ही तो मौके मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट करने, तो कॉपर सिल्वर को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। तो यस, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 17 पर आ जाइए। पेज नंबर 17 पर देखिएगा, एक ना टेबल दे रखी है। अब इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर इन्होंने दिया है मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये मिटाकर यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ। मेटल ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। फिर इधर है जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, ये हो गया। वो बोल रहे हैं जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड टर्न बाय टर्न विद जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। फिर वो बोल रहे हैं इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। ये बताओ किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो जरा यहाँ देख लो, ये बताओ क्या जिंक जिंक को डिस्प्लेस करेगा? आप कहेंगे नहीं करेगा, नहीं होगा। क्या मैग्नीशियम जिंक को कर देगा? कर देगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। कॉपर जिंक को नहीं कर पाएगा, तो नहीं होगा। उसके बाद जिंक मैग्नीशियम को कर देगा, ठीक है। मैग्नीशियम ने जिंक को करा था, तो जिंक मैग्नीशियम को कैसे करेगा? जिंक तो कमजोर है ना, तो ये नहीं कर पाएगा। डैश लगा दो, ये क्रॉस लगा दो। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को नहीं करेगा, कॉपर मैग्नीशियम को कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कॉपर तो वैसे ही सबसे नीचे है, तो इसको तो जिंक भी डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। टेबल क्लियर। उसके बाद अगला देखिएगा,
अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस आप समझ लीजिए ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, अच्छा, या तो टुगेदर या फिर ओसवाल या फिर अरिहंत, टुगेदर, ओसवाल या फिर अरिहंत, ये तीनों ही जो पब्लिशर हैं, ये तीनों पब्लिशर बढ़िया हैं। आप गूगल पर डालकर देख लीजिए, जहाँ पर भी, फ्लिपकार्ट पर या स्नैपडील पर, जहाँ पर भी मिलती हो, आप इन तीनों में से कोई भी एक जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक है वो आप ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको लगता है तो मैं खुद सर्च करके मैं बता दूंगा कि इन तीनों में से कोई आप ले लेना, तो आप वो देख लेना, मैच कर लेना, उसकी जो फ्रंट पेज या फ्रंट पेज से समझ में आ जाएगा कौन सी बुक। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चैप्टर वाइज दे रखा होगा। ऑल इन वन आती है साइंस की, अच्छी है। हाँ, ऑल इन वन ले लीजिए, बढ़िया। ऑल इन वन बहुत टाइम से काफ़ी मतलब पॉपुलर बुक है। चलिए जी, अब है पानी दे देना, ख़त्म हो गया क्या? पानी दे देना निहारिका, दे दो, है थोड़ा बहुत क्या नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है। उसके बाद जो है, अभी जाने से पहले दे दो। उसके बाद देखिए, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी वर टेकन एंड एडेड टू द सॉल्यूशंस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल 1 by 1। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर एज फॉलोज। तो अब इसके बाद में इन्होंने क्या करा कि एक ना टेबल बना रखी है, उस टेबल में क्या क्या रिजल्ट हमको मिले हैं, कुछ रिएक्शंस हुए हैं और उन रिएक्शंस के क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं वो इसमें लिखे हुए हैं टेबल में। तो जरा देखिएगा, यहाँ एक टेबल में और बना रहा हूँ, इसमें आप ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप ऐसे लिखेंगे, मेटल, यहाँ लिखेंगे आयरन सेकंड सल्फेट, आयरन सल्फेट ही लिख दो बस। हम केमिस्ट्री में आयरन सेकंड सल्फेट ही लिखते हैं, FeSO4। फिर कॉपर सेकंड सल्फेट, तो या CuSO4 लिखो सीधा सीधा। फिर है जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। मेटल है A B C D। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर है नो रिएक्शन। मैं रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, REA पावर N। फिर है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्ट में DISP लिख रहा हूँ। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, इधर डैश, इधर नो रिएक्शन, इधर भी नो रिएक्शन, फिर डैश, फिर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन और फिर नो रिएक्शन। बता बिल्कुल। फिर है ऊपर और नीचे, ए और बी के आगे कुछ नहीं लिखा है, डैश डैश है, फिर डिस्प्लेसमेंट और फिर से नो रिएक्शन। ठीक, तो ये हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब वो बोल रहे हैं यूज द अबव टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A B C एंड D। ठीक है, तो मुझे इस टेबल को यूज करना है और A B और C और D के बारे में मुझे कुछ क्वेश्चंस जो आगे पूछे हैं उनका जवाब देना है। तो देखिए, फर्स्ट में पूछ रहे हैं विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे पहले मुझे ये बताना है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। हाँ, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल मुझे कैसे पता चलेगा? देखो क्या है कि आयरन सेकंड सल्फेट, आयरन को डिस्प्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, कॉपर को हर कोई कर जाएगा, सिल्वर को हर कोई कर जाएगा। आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा? जिंक सल्फेट। तो एक बात बताओ, जिंक सल्फेट को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है जिंक सल्फेट को। यहाँ पर पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट नहीं ना, तो इसका मतलब जिंक सल्फेट तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिंक, तो जिंक को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। जिंक के बाद कौन सा आता है? आयरन। तो आयरन को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है? बी कर पा रहा है केवल डिस्प्लेस। तो फर्स्ट में विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मैं बोलूँगा, मुझे 4 मेटल दे रखे हैं ABCD, मैं बोलूँगा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? बी। समझ गए? क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सा है? जिंक। जिंक को तो कोई डिस्प्लेस कर नहीं पा रहा है। उससे कम ताकतवर कौन सा है? आयरन, FeSO4 है। तो इसको डिस्प्लेस करना बी, तो बी आपका सबसे ज़्यादा इन मेटल्स में, इन चारों मेटल्स जो ये दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही है। सर, हाँ, इसी टाइप में कोई और टेबल आता है जिसमें जो सबसे पावरफुल है वो किसी से डिस्प्लेस वो नहीं हो पा रहा, तो उससे कम जो है उसका लिखते हैं। हाँ, उसका लिख दो।
सेकंड में देखिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। हम ये कहेंगे कि जब मेटल बी को कॉपर सेकंड सल्फेट में डिसॉल्व कर देंगे, इस डैश का मतलब क्या है कि अब वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ डैश की जगह क्या आएगा, ये बता दो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मेटल बी को कॉपर सेकंड सल्फेट में डिसॉल्व करा देंगे तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, तो आप ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई जिसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर क्या है, कॉपर तो वैसे ही सबसे नीचे आता है, ऐसे तो उसके नीचे सिल्वर भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये जो ब्लैंक दे रखा है इसको आपको फिलअप भी करना है, आपने कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। बताओ कोई सेकंड पार्ट समझ में आ गया? वंश, सौम्या, अंशुल, अनुष्का। फर्स्ट पार्ट एक बार और बता दो। फर्स्ट पार्ट फिर से देखिए, वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास ये 4 मेटल्स अवेलेबल हैं ABCD। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसको आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट सबसे रिएक्शन होता है इन चारों मेटल्स का 1 बाय 1। तो वो कह रहे हैं कि इन चारों मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो हम ये जो 4 सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखे हैं इसमें रिएक्टिविटी सीरीज वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, जिंक होता है। तो जिंक को तो कोई डिस्प्लेस कर नहीं पा रहा है, जिंक को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ABCD कोई भी ऐसा नहीं है जो जिंक को डिस्प्लेस कर पाए। 1 मिनट रुको। गुड इवनिंग। ठीक है, तो जिंक को तो कोई डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। फिर जिंक से जस्ट जरा सा कम रिएक्टिव, जिंक के बाद कौन सा आता है, आयरन आता है। तो इन चारों में जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर, इनमें जिंक के जस्ट बाद कौन सा आएगा, वो आयरन आएगा। तो हमने ये कहा कि आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है बी, है ना। ए भी नहीं कर पा रहा, सी भी नहीं कर पा रहा, डी भी नहीं कर पा रहा, लेकिन आयरन को डिस्प्लेस बी कर रहा है, तो बी आपका मोस्ट रिएक्टिव हो गया। बेटर, तो जो बी है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव हो गया। बताइए समझ गए? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। तो ये जो मेटल बी है, जब ये आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है फेरस सल्फेट में से, तो ये कॉपर को तो कर ही देगा, कॉपर तो आयरन से भी नीचे लाई करता है। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड का आंसर है डिस्प्लेसमेंट। सेकंड का आंसर है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, तो वी विल ऑब्जर्व अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसके बाद आप आइए पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर क्या है, थर्ड है इसका पार्ट। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं अरेंज द मेटल्स AB, C एंड D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आपको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में ABCD को अरेंज करना है। BACD। भाई मुझे पता चल गया डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या कौन सा हो गया, B। अच्छा, बी के बाद उससे कम रिएक्टिव कौन सा बता दो, ए। कैसे पता लगा? क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, जिंक को तो कोई कर ही नहीं पाएगा, है ना। जिंक को तो अलग ही हटा दो, इसमें तो इसकी तो बात ही नहीं करते। जिंक के बाद कौन सा रिएक्टिव है, आयरन। तो आयरन को तो बी ने कर दिया, तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। आयरन के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद है सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अब ये देख रहे हैं कॉपर को कौन कर पाएगा, तो कॉपर को कौन कर पा रहा है, कॉपर को ए कर पा रहा है, तो बी के बाद आ गया ए। फिर देखिए सिल्वर को कौन कर पा रहा है, तो सिल्वर को कर पा रहा है सी। ठीक है, सिल्वर को सी कर पा रहा है। और भाई ये जो डी है ना, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, किसी को नहीं कर पा रहा, गोल्ड डी होगा। ठीक है, या प्लेटिनम भी हो सकता है। तो बी ए सी डी, तो ये 4 हमारे एलिमेंट्स इस तरह से हो गए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसके बाद देखिएगा आगे इसी चीज़ को जो मैंने आपको करवाई है, इसी को एक्सप्लेन करके दे रखा है। फिर पेज नंबर 18 पर नीचे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, और पेज 19 पर 6th प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, ये 2 हमारी प्रॉपर्टीज़ बचती हैं मेटल्स की। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी आधी क्लास में हो जाएंगी। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मेटल नॉन मेटल पूरा कंप्लीट, मेटल और नॉन मेटल तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बॉन्ड्स वाला पोर्शन है इसमें केवल वो बचेगा। आप में से जो भी बच्चे कार्बोनेटेड कंपाउंड्स करना चाहते हैं 8 बजे आ सकते हैं, है ना। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मेटल नॉन मेटल तक हो जाएगा, फिर वो भी करवाऊंगा, सारा करवाऊंगा। एक्सेप्शन होती है ना मेटलर्जी। हाँ वही तो एक्सट्रैक्शन। अच्छा, मैं से एक्सेप्शन